हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होते हैं तथा साथ ही साथ क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है या संरचना होती है उसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुणसूत्र या क्रोमोसोम की यदि हम बात करें, सबसे पहले आइए हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है कि जीन का वहन करने वाली, वहन का मतलब होता है ले जाना, यानी जीन का वहन करने वाली वे जीव द्रव्य इकाइयां जो कोशिका विभाजनों के द्वारा क्या करती है, गुणन करती है तथा साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व, आकारकी एवं कारकी को बनाए रखती है, गुणसूत्र कहलाता है। देखिए, सिंपल सा है, कोई भी मान लीजिए जीव द्रव्य की यदि इकाइयां हैं वो क्या करेगी, जीन का क्या करेगी, वहन करेगी। तो गुणसूत्र में क्या होता है कि जीनों को बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि जीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए क्रोमोसोम का बेसिकली कार्य होता है, या क्रोमोसोम को या जीन को ले जाने वाली जीव द्रव्य की जो छोटी छोटी इकाइयां होती है वही क्या है, क्रोमोसोम है। साथ ही साथ देखिए, क्रोमोसोम क्या करता है, अपने व्यक्तित्व की आकारकी एवं कार्यकी को बनाए रखते हैं, यानी अपने ही समान संतानों में जो अनुवांशिक लक्षण है उसको भी बनाए रखते हैं। तो ऐसी इकाइयों को हम क्या कहते हैं, या ऐसे सूत्रों को हम गुणसूत्र कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है कि जीन का वहन करने वाली वे जीव द्रव्य की या प्रोटोप्लाज्म की यूनिट जो कोशिका विभाजनों के द्वारा क्या करती है, गुणन करती है। और ये फैलती कैसे है, कोशिका विभाजन के थ्रू, यानी कि सेल डिवीजन के थ्रू ये गुणन करती है तथा साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व, आकारकी, कारकी एवं कारकी को बनाए रखती है। क्या कहलाता है, गुणसूत्र कहलाता है। अब देखिए, अब यदि हम बात करें गुणसूत्र की, तो सबसे पहले गुणसूत्र की खोज किसने की, तो स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने की। किसने की गुणसूत्र की खोज, स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने की। वहीं यदि हम बात करें, ये जो हमारा क्रोमोसोम शब्द है, या हमारा क्रोमोसोम जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है, या हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम शब्द किसने दिया, तो क्रोमोसोम शब्द किसने दिया, वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने दिया। किसने दिया, वाल्डेयर ने दिया। इसके बाद देखिए, यदि हम गुणसूत्र की बात करें तो बेसिकली आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। ये गुणसूत्र क्या होते हैं, आनुवांशिकता के वाहक होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो जीन के थ्रू जो है गुणसूत्र ले जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। चलिए, इसके बाद अब यदि हम बात करें गुणसूत्रों के साइज की, तो देखिए गुणसूत्रों की साइज जो होती है वो 0.25 माइक्रोन से, माइक्रोन को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं म्यू से। तो देखिए, माइक्रोन की यदि बात की जाए तो इसकी साइज क्या होती है, 0.25 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक इसकी साइज हो सकती है। चलिए, यहाँ पे अब इसके बाद एक चीज और है कि यदि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, बराबर बनी रहती है। मान लीजिए मानवों में यदि हम बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। तो इस 46 गुणसूत्रों की संख्या से आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए दादा से यदि मान लीजिए पिता में जो गुणसूत्र आए वो भी कितने होते हैं, 46 होते हैं। फिर पिता से जो फिर गुणसूत्र किस में आए, पुत्र में आए, वो भी कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो इस प्रकार से जो गुणसूत्रों की संख्या है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती रहती है, बराबर या समान बनी रहती है। और इसका रीजन क्या है, यहाँ पे इसका एक ही रीजन होता है कि इस अर्धसूत्री विभाजन, देखिए अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या होती है, बराबर बनी रहती है। तो आपको इसकी बेसिक तौर पे इतनी सारी चीजें नॉर्मली जानकारी होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद यदि हम बात करें गुणसूत्रों की संरचना की, यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो देखिए गुणसूत्रों की संरचना में मुख्य रूप से हमको कितने भाग दिखाई देते हैं। देखिए, पहला भाग क्या है, टीलोमियर, दूसरा भाग होता है पेलिकल, तीसरा भाग है मैट्रिक्स, चौथा भाग है सेंट्रोमियर, पांचवा भाग है क्रोमोनिमेटा और छठवां भाग है क्या, सेटेलाइट। तो गुणसूत्रों की संरचना में हमको मुख्य रूप से कितने भाग दिखाई देते हैं, 6 भाग दिखाई देते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है। देखिए, सबसे ऊपर क्या है, टीलोमियर है, उसके बाद फिर पेलिकल है, पेलिकल के बाद फिर क्या है, मैट्रिक्स है, उसके बाद ये प्राथमिक संकीर्णन या सेंट्रोमियर है, उसके बाद द्वितीयक संकीर्णन है, और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे सैटेलाइट है। चलिए, अब एक एक करके यहाँ पे हम आपको पूरे भागों की संरचना समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम गुणसूत्रों के जो प्रमुख भाग हैं उनको एक एक करके यहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए, सबसे जो पहला भाग है हमारा गुणसूत्र का, देखिए सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है, टीलोमियर। और ये जो टीलोमियर होता है, देखिए
यदि बात करें इस टीलोमियर की, तो जो पहला भाग है वो क्या है, टीलोमियर। देखिए यदि हम इस टीलोमियर की बात करें तो देखिए टीलोमियर क्या होता है, यह सिरे का फूला हुआ भाग होता है, यह सिरे का एंड भाग होता है, यह सिरे का एंड भाग होता है। देखिए कोई भी सिरे के एंड हो रहा है ये ऊपर की ओर, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं, जिसको टीलोमियर कहते हैं, जिसको टीलोमियर कहते हैं। तो देखिए टीलोमियर की यदि बात करें तो टीलोमियर का भाग सबसे ऊपर का भाग, फूला हुआ भाग, एंड भाग होता है, जो कि सबसे ऊपर की ओर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं। चलिए इसके बाद दूसरा भाग क्या है, देखिए पेलिकल। अब देखिए पेलिकल एक पतली झिल्ली के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, बाहर की जो पतली झिल्ली है ये क्या कहलाती है, पेलिकल। तो देखिए अब यहां पे जो दूसरा भाग होता है क्रोमोसोम का वो क्या है, पेलिकल। तो पेलिकल की यदि हम बात करें तो देखिए पेलिकल यहां पे क्या होता है, यह गुणसूत्र का, यह गुणसूत्र की बाहरी पतली झिल्ली होती है, बाहरी पतली झिल्ली होती है। तो देखिए यहां पे दूसरा भाग भी हो गया, ठीक है। देखिए पेलिकल जो होता है यह गुणसूत्र की बाहरी सबसे पतली झिल्ली होती है, और देखिए जो समांगी आधार द्रव्य को चारों ओर से घेरे रहती है। देखिए इसके अंदर पूरी तरह से एक गाढ़ा आधार द्रव्य भरा हुआ है, जिसको पेलिकल क्या होती है, घेरे रहती है, जो समांगी आधार द्रव्य को घेरे रहती है, जो समांगी आधार द्रव्य को घेरी रहती है। तो यहां पे समझिए, देखिए पेलिकल क्या होता है, पेलिकल ये वाला भाग होता है, ये पूरा जो आपको बाहर की जो झिल्ली दिख रही है आपको यहां पे ब्लू कलर से जो हमने शो कर रखा है। तो देखिए ये जो ब्लू कलर की पूरी पतली झिल्ली होती है ये क्या होती है, पेलिकल होती है। और ये देखिए इसके अंदर एक द्रव्य भरा होता है जो कि समांगी आधार द्रव्य होता है, इसको चारों ओर से पेलिकल जो है घेरे रहती है। चलिए आप इन दोनों भागों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसके तीसरे भाग यानी कि मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो देखिए इसके बाद तीसरा भाग क्या है, मैट्रिक्स। तीसरा भाग क्या है यहां पे, मैट्रिक्स। तीसरा भाग क्या है यहां पे, मैट्रिक्स। तो देखिए मैट्रिक्स की यदि बात करें तो मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए यह एक अंदर गाढ़ा द्रव्य के रूप में पदार्थ होता है, जिसके अंदर क्या होता है, क्रोमोनिमेटा जो है स्थित होते हैं। तो चलिए यहां पे आपको बता दें कि जो मैट्रिक्स होता है यह गाढ़ा द्रव भाग होता है, यह गाढ़ा द्रव भाग होता है जिसमें क्रोमोनिमेटा स्थित होते हैं, जिसमें क्रोमोनिमेटा स्थित होते हैं। तो देखिए यहां पे तीसरा भाग क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, यह एक अंदर गाढ़ा द्रव्य पदार्थ होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोनिमेटा जो है स्थित होते हैं। चलिए इसके बाद तीसरा भाग क्या है, तीसरा भाग यहां पे है क्रोमोनिमेटा। चौथा भाग देखिए, चौथा भाग क्या है, चौथा भाग है तो देखिए क्रोमोनिमेटा की यदि बात की जाए तो यह गुणसूत्र के अंदर देखिए आपको यहाँ पे द्विसूत्री संरचना दिख रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे दो मुड़ी हुई संरचना दिख रही है, देखिए एक ऐसे मुड़ी है और एक इधर से मुड़ी है। तो ये जो द्विसूत्री मुड़ी संरचना होती है ये क्या कहलाती है, क्रोमोसोम कहलाती है। तो यह मुड़ी हुई दो सूत्री संरचना होती है,
देखिए यदि हम इसकी बात करें क्रोमोनिमेटा की, तो क्रोमोनिमेटा क्या होता है, यह मुड़ी हुई दो सूत्री संरचना होती है। और एक बात देखिए, हमने क्या बताया कि क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम का बेसिकली कार्य क्या होता है। देखिए क्रोमोसोम का कार्य क्या होता है, आनुवांशिकता का वाहक करता है। अब आनुवांशिक लक्षण जो है जीन के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो बेसिकली जीन कहाँ स्थित होती है, जीन भी स्थित होते हैं क्रोमोनिमेटा में। और इसके साथ ही साथ जो जीन्स को ले जाने के लिए जो जीन के देखिए अंदर जो जीव द्रव्य इकाइयां होती है, या हम कह सकते हैं जो अनुवांशिक इकाइयां होती है उसके अंदर, तो अनुवांशिक इकाइयां मुख्य रूप से किसके रूप में होती है, अनुवांशिक इकाइयां जो है डीएनए के रूप में होती है। तभी तो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण बने रहते हैं। तो यहाँ पे अनुवांशिक इकाई किसके रूप में होती है, डीएनए के रूप में होती है। और थोड़ी बहुत मात्रा में प्रोटीन भी होती है। तो यहाँ पे देखिए मुख्य रूप से क्या होता है, डीएनए होता है यहाँ पे क्या, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में। तो चलिए हमारा चौथा भाग भी कंप्लीट हुआ क्रोमोनिमेटा। अब तीसरे और चौथे भाग का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा पांचवा भाग है सेंट्रोमियर। तो चलिए इसके बाद अब हमारा पांचवा भाग क्या है, अब देखिए इसके बाद हमारा पांचवा भाग है सेंट्रोमियर। तो देखिए सेंट्रोमियर की यदि बात करें, सेंट्रोमियर, देखिए सेंट्रोमियर क्या होता है। देखिए प्रत्येक गुणसूत्र, चाहे वो कोई भी गुणसूत्र हो, प्रत्येक गुणसूत्र एक स्थान पर दबकर या धंसकर, देखिए प्रत्येक गुणसूत्र जो है वो एक स्थान पर धंस करके या कि दब करके क्या हो जाता है, संकरा हो जाता है। दबकर या धंसकर सकरा हो जाता है, सकरा हो जाता है। और इस सकरे भाग सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं, या प्राथमिक कहते हैं। देखिए प्रत्येक गुणसूत्र जो है वो एक स्थान पे धंस करके या कि दब करके क्या हो जाता है, सकरा हो जाता है। और इस सकरे भाग को सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक से ज्यादा जो है सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। कभी कभी गुणसूत्रों में, गुणसूत्र में एक से अधिक सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। कभी कभी गुणसूत्रों में एक से अधिक सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, जिसे द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं, जिसे द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं, यानी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो देखिए प्रत्येक गुणसूत्र एक स्थान पे धंस कर या दबकर सकरा हो जाता है, और इस सकरे भाग को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। देखिए कभी कभी गुणसूत्र में क्या होता है, एक से अधिक सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, जिसे कि हम द्वितीयक संकीर्णन है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जो पूरा का पूरा गुणसूत्र, ये देखिए यहाँ पे धंस करके क्या हो रहा है, सकरा हो जा रहा है। और इस सकरे भाग को सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। लेकिन कभी कभी गुणसूत्र में देखिए एक के बाद दूसरा संकीर्णन भी पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, द्वितीयक संकीर्णन भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप सेंट्रोमियर के भाग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक हमारा लास्ट भाग बचा, जिसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। चलिए तो हमारे पांचों भाग कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारा लास्ट भाग क्या है, देखिए इसके बाद हमारा लास्ट भाग है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए इसके बाद हमारा जो अगला भाग है वो है सैटेलाइट। अब देखिए सैटेलाइट की यदि हम बात करें, हमारा अगला भाग क्या है, सैटेलाइट।
तो देखिए गुणसूत्रों के द्वितीयक संकीर्णन, गुणसूत्र के द्वितीयक संकीर्णन के आगे का भाग सेटेलाइट कहलाता है। सेटेलाइट कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे समझिए ये है सेटेलाइट, और देखिए द्वितीयक संकीर्णन है यहाँ पे, तो द्वितीयक संकीर्णन के जो आगे का भाग होता है गोलाकार, वो क्या कहलाता है? सेटेलाइट कहलाता है। तो ये सबसे आखिरी और लास्ट भाग है सेटेलाइट, क्योंकि द्वितीयक संकीर्णन की ये पीछे स्थित होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को मुख्य रूप से समझ में आ गया होगा जो गुणसूत्र है इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से भाग होते हैं। पहला है टीलोमियर, देखिए जो एंड भाग होता है किसी भी क्रोमोसोम का, बाहर का फूला हुआ एंड भाग होता है जिसको टीलोमियर कहते हैं। इसके बाद देखिए जो बाहरी पतली झिल्ली होती है इसको हम बोलते हैं पेलिकल, जिसके अंदर समांगी आधार द्रव्य हुआ है। इसके बाद तीसरा भाग है क्या? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? गाढ़ा द्रव्य के रूप में भाग होता है जिसके अंदर की क्रोमोनिमेटा जो है स्थित होते हैं। इसके बाद चौथा भाग है देखिए क्या? क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा देखिए मैट्रिक्स के अंदर द्विसूत्री संरचना होती है जिसके अंदर की जीन वगैरह या आनुवांशिक इकाइयां जो है स्थित होती हैं। इसके बाद देखिए प्राथमिक संकीर्णन या सेंट्रोमियर क्या होता है? तो देखिए प्रत्येक गुणसूत्र एक स्थान पे धंसकर या दबकर क्या हो जाता है? सकरा हो जाता है, जिसको प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। द्वितीयक संकीर्णन भी पाया जाता है। देखिए यहाँ पे दूसरा भाग भी धंसकर सकरा हो गया जिसको द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं या सेंट्रोमियर कहते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद लास्ट भाग क्या होता है? सेटेलाइट होता है, या द्वितीयक संकीर्णन के आगे का फूला हुआ भाग होता है। तो चलिए मुख्य रूप से यहाँ पे गुणसूत्र की संरचना में हमको इतने भाग दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यदि बात करें गुणसूत्रों की साइज की, तो देखिए इनकी जो साइज, इनकी यहाँ पे देखिए आकृति की यदि हम बात करें, इनकी यदि हम आकृति की बात करें तो ये कई आकृति के हो सकते हैं। देखिए जैसे जे आकृति के हो सकते हैं, इसके अलावा यल आकृति के तथा भी आकृति के। अब इनके जो आकृति का रीजन है, यानी ये जे यल एवं साथ ही साथ भी आकृति के जो हो जाते हैं, इनके इस रीजन का कारण क्या होता है? सेंट्रोमियर की स्थिति। क्या होता है? सेंट्रोमियर की स्थिति। तो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे ये गुणसूत्र जे आकार के भी हो सकते हैं, यल आकार के भी हो सकते हैं और भी आकार के। तो गुणसूत्रों की संरचना जो है कई तरीके से पाई जाती है। तो ये सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे होता है, और सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे गुणसूत्र कई प्रकार के होते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49 में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।